गुड मॉर्निंग भाई। नमस्कार। राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे। एक बार कमेंट करके बता दीजिए फटाफट कि आपको आवाज़ प्रॉपर आ रही है या नहीं। कोई दिक्कत है तो फटाफट बताइए भैया। मुस्कान, सोनिका, राम भवन, सभी को नमस्कार भाई, सभी को राम राम। मैं इतनी सुबह क्लास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रात के समय टाइम मिल नहीं पाता है और पूरा दिन काम करके थोड़ा सा, आप कह सकते हो थकान कह लो या वर्कलोड कह लो, तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम क्या कर रहे हैं इस वीक में ना, टाइम डिफरेंट टाइम पे क्लास लेके देखूंगा मैं। जैसे आज सुबह लेके देख रहा हूँ, फिर एक दो दिन में दोपहर में, शाम में, मतलब एक बार ना थोड़ा सा ऑनलाइन की टाइमिंग के साथ में थोड़ा एडजस्ट होना चाहता हूँ। इसलिए मैं डिफरेंट टाइमिंग में क्लास लेके देख रहा हूँ कि कौन सी टाइमिंग है जिसमें मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब अब नहीं होऊंगा। तो थोड़ा सा उसी हिसाब से डिफरेंट टाइम में क्लास लेके देख रहे हैं, ठीक है। काजल कौशिक गुड मॉर्निंग भाई। मोना कुमारी गुड मॉर्निंग। राजकुमार भाई राम राम। राहुल दुग्गल राम राम। गोलू गोलू, आवाज आ रही है भाई? चल सही है, बहुत बढ़िया। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ज्यादा एनर्जी दूसरी चीजों में नहीं लगाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आप आपके सामने एक क्वेश्चन है। द दत्ता कंपनी हैज नॉट बीइंग, देखिए इसने अंडरलाइन किया, मेकिंग न्यू स्कूल बैग सिंस द लॉकडाउन कमेंस्ड। इसके अंदर दो बातें हैं सीखने की। पहली बात कि देखिए कंपनी के लिए हैज तो आया, उसके बाद हैज के बाद नोट आया, और ये बीइंग कैसे आया यहाँ पे? दरअसल इंग्लिश में हैव का कोई भी फॉर्म हो, उसके बाद बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। आप कहेंगे सर ये तो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। हाँ, कई बार एक दो क्वेश्चन दूसरा भी बीच में ऐड हो जाता है। तो यहां पर ना बीइंग नहीं भाई, हैज बीन आएगा। हैज बीन मेकिंग न्यू स्कूल बैग्स सिंस। अब सिंस के बाद यदि देखिए, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? आपकी मेन वर्ब है। यदि सिंस के बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों हैं तो ये कंजक्शन माना जाएगा, प्रेपोजिशन नहीं माना जाएगा। और ऐसे में एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि सिंस जब कंजक्शन होता है ना, तो यहां पर सामान्यतः सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो होता है, ये वाली वर्ब आती है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। और ये वाली जो वर्ब है आपकी, ये आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिंस का। और यहां पर सिंस का मतलब जब से होता है, ये कंजक्शन होता है, ये प्रपोजिशन नहीं होता। तो हैज नॉट बीइंग में गलती है। अब ये राजी बीइंग, तो इसके सी पार्ट में एरर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राधे राधे बाबा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ध्यान देते रहिए और कमेंट का आंसर करते रहिए भाई। जो भी बच्चे लाइव हैं, आज मुझे इस बात से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि कितने बच्चे लाइव हैं, क्योंकि मैं ही डिफरेंट टाइमिंग्स में क्लास सेट कर रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चों को पता नहीं होता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रिस्टोरिंग सोइल हेल्थ वुड हेल्प। देखो बेटा, एक ना वर्ब को देखा करो पहले। ये रही वर्ब, वुड हेल्प। इससे ना आपका सब्जेक्ट प्रॉपर पढ़ना आ जाएगा आपको। रिस्टोरिंग सोइल हेल्थ, ये जिरंड है, तो जिरंड ही सब्जेक्ट बनता है, और जिरंड के बाद जो चीज होती है वो जिरंड का ऑब्जेक्ट होती है। ये है आपका जिरंड का ऑब्जेक्ट, ताकि आपको समझ में आए कि ये सब्जेक्ट है। रिस्टोरिंग वुड हेल्प एट, ये एट क्या है बेटा? प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद मिटिगेट, मिटिगेट होता है कम करना किसी चीज को, ठीक है। मिटिगेट किसी बात को पैसिफाई करना, किसी चीज को रिड्यूस करना, ठीक है, पॉजिटिव मैनर में। तो ये आपकी वर्ब है बेटा, ध्यान से सुनना। इंग्लिश में टू एक प्रपोजिशन है, जिसके बाद यदि वर्ब आई तो टू प्लस V1 इंफिनिटिव का निर्माण करता है, इंफिनिटिव। और ये सही भी हो सकता है, लेकिन बेटा टू को छोड़कर कोई भी प्रपोजिशन हो,
टू को छोड़कर कोई भी प्रपोजिशन हो, ठीक है, कोई भी प्रपोजिशन हो, कोई भी प्रपोजिशन हो उसके बाद ना ये नियम फिक्स है, प्रपोजिशन के बाद हमें नाउन या प्रोनाउन चाहिए, और ये नाउन या प्रोनाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इसलिए जब यहां पर प्रोनाउन आए ना तो ऑब्जेक्टिव केस का आएगा, याद रखना, प्रपोजिशन के बाद। और यदि यहां पर प्रपोजिशन के बाद आपको वर्ब नजर आए ना तो इस वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा, और वर्ब को नाउन बनाने की प्रक्रिया उसमें आईएनजी लगाना है, जैसे यहां लगा रखी है उसने जिरड बना रखा है। तो यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा कि आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, मिटिगेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, मिटिगेटिंग। ठीक है जी, द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो इस पार्ट में गलती है, ए पार्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन के बाद हमेशा V1 प्लस ING आता है। ये क्वेश्चन भी देखिए, द फ्रंट पार्ट इज, तो ये फ्रंट पार्ट के लिए इज आ गया, यूज्ड फॉर। देखिए यहां पर बच्चा क्या करता है, बच्चे को ये लगता है कि यार यूज्ड टू ही होता है। बेटा ये तो एक मॉडल होता है, ठीक है। अंग्रेजी में यूज, यूज्ड और यूज्ड ये आपकी मेन वर्ब भी होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है यूज्ड के साथ हमेशा टू ही आएगा, ये पर्पस को बता रहा है। द फ्रंट पार्ट इज यूज फॉर, किस लिए यूज होता है फ्रंट पार्ट, कार्विंग द लाइन्स एंड द बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग ऑफ होल एरियाज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, ये एमटीएस का क्वेश्चन है, और मैं हमेशा कहता हूं एमटीएस सबका बाप है सारे पेपर का, ठीक है। देखो, द फ्रंट पार्ट इज यूज फॉर कार्विंग द लाइन्स, फ्रंट पार्ट किसके लिए यूज हो रहा है, कार्विंग द लाइन्स के लिए, एंड बैक पार्ट फॉर, और जो बैक एंड है वो किसके लिए यूज हो रहा है, स्क्रैचिंग। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, इंग्लिश में वर्ब कोई भी हो, अब वो कई बार ऐसे होती है मॉडल प्लस V1, कई बार वो हैव का फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन कई बार वो टू प्लस V1 में भी होती है, और कई बार वो V1 प्लस ING में भी होती है, अलग अलग पर्पज से। तो बेटा एक बात सुनिए, वर्ब के बाद जब नाउन प्रोनाउन लिखना हो तो इसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां पर देख लीजिए, द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग द लाइन्स। तो एक बात समझिए, ये तो पर्पस के लिए आ रही है कि कार्विंग द लाइन्स एंड द बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग व्हाट, तो ये स्क्रैचिंग है ना, यहां पर जीरंड है, और जब ये जीरंड है तब भी ये, वैसे तो ये नाउन का काम कर रहा है यहां, लेकिन जब ये नाउन भी है तो मूल रूप से वह भी है, तो ये इसे ऑफ की जरूरत नहीं है यहां पे, क्योंकि स्क्रैचिंग व्हाट, स्क्रैचिंग होल एरिया, स्क्रैचिंग होल एरियाज। तो भैया इस बात को आप अच्छे से समझिएगा थोड़ा, कि कोई भी वर्ब है, चाहे वो नॉर्मल वर्ब है, चाहे वो 2 प्लस V1 है, चाहे वो V1 प्लस ING है, यदि इसके बाद व्हाट और हुम का आंसर है ना तो यहां प्रपोजिशन नहीं आएगी, जो मैं पहले भी आपको कई केसेस में करवा चुका हूं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो स्क्रैचिंग ऑफ होल एरियाज कहां पे है, ये रहा, तो डी पार्ट में आपका आंसर है। आगे आ जाइए, वेयर कैन आई फाइंड अ गुड चाइनीज रेस्टोरेंट अबाउट हेयर। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक में ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब, तो ये हो गया सब्जेक्ट। प्रश्नवाचक में यही होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है। दूसरी चीज, ये मॉडल है तो ये V1 में आती है, बिल्कुल सही बात है। अ गुड चाइनीज रेस्टोरेंट, तो आर्टिकल आ गया रेस्टोरेंट के लिए, अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं हम। अबाउट हेयर, देखिए बच्चों अंग्रेजी में अबाउट एक प्रेपोजिशन है, अबाउट एक प्रेपोजिशन, और हेयर एक एडवर्ब है। बच्चों इंग्लिश में ना जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये वर्ड एडवर्ब है, इसलिए इनके पहले ओन, एट और इन जैसी तीनों में से कोई प्रपोजिशन नहीं आती।
हालांकि समय के साथ दो प्रपोजिशन कभी भी आ सकती हैं, ठीक है, सिंस और फॉर समय कभी भी हो सकता है और बाय प्लस समय कभी भी हो सकता है। लेकिन एक नियम समझ लीजिए, एडवर्ब के पहले प्रपोजिशन का आना संभव है, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे कट गया। दूसरी चीज, ये भी एडवर्ब होते हैं, तो इनके पहले ये प्रपोजिशन नहीं आएंगी, ये आ सकती हैं। ये क्यों आ सकती हैं? क्योंकि ये काम के समाप्त होने का समय होता है और ये काम के शुरू होने का, तो ये प्रपोजिशन कोई स्पेसिफिक मीनिंग देती हैं, इनका काम लिमिटेड नहीं है यहां पे। ठीक है, लेकिन इसी बेस के ऊपर क्वेश्चन होते हैं विद बैग एंड बैगेज। विद बैग एंड बैगेज आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि विद बैग एंड बैगेज लिखना है कि विद काटना है। बेटा बैग एंड बैगेज का मतलब होता है परमानेंटली, परमानेंटली, और परमानेंटली एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले प्रपोजिशन नहीं आएगी। एक आपने अक्सर सुना होगा, रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब यहां से लाइक कटता है, क्यों कटता है? क्योंकि कैट्स एंड डॉग्स का ओरिजिनल मीनिंग होता है हैवीली, और हैवीली एक एडवर्ब है और लाइक एक प्रपोजिशन, इसलिए कटता है। विद टूथ एंड नेल, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें ये लगता है कि ये लगेगा। टूथ एंड नेल का मतलब होता है हिरियोकली, बहादुरी से, ब्रेवली, तो ये एडवर्ब इसका मीनिंग है, तो इसलिए विद कटेगा। विद हार्ट एंड सोल होता है, विद हार्ट एंड सोल, तो इसमें क्या होता है हार्ट एंड सोल में भैया कि भाई डिवोटेडली, तो ये मीनिंग भी आता है कि हार्ट एंड सोल का मीनिंग बताओ, तो डिवोटेडली होता है, तो ये विद यहां से कटता है। तो यहां पर कोई भी एडवर्ब हो जिसकी आपको पक्की नॉलेज हो, जैसे हेयर देयर एडवर्ब होते हैं, ठीक है, तो कोई भी यदि एडवर्ब है तो उसके पहले कोई प्रेपोजिशन है तो वो कटेगी भैया, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज भाई देखो, जो भी बच्चे लाइव नहीं थे वो इसको बाद में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीक में सारे टाइमिंग में ट्रायल लेके उसके बाद में एक फिक्स टाइमिंग सेट कर दूंगा। मैं यूट्यूब पे क्लास पक्का लेने वाला हूं और बहुत अच्छी क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। थोड़ा सा बस सेटअप कर रहे हैं, फाइनल स्टेज में है सेटअप। फैक्टरिंग इज ऑफ कोर्स, देखिए पहली बात तो कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है, डैश कोर्स आगे जो भी है, तो याद रखिए ऑफ कोर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ऑफ कोर्स जब किसी चीज की कंफर्मेशन को शो करते हैं उसके लिए बोलते हैं। फैक्टरिंग इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम, बड़ा अच्छा वर्ड है। देखिए डिफरेंट के साथ अक्सर पेपर में आपको देन लिख के देगा, लेकिन आपको याद रखना है कि फ्रॉम आएगा। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि इनडिफरेंट वर्ड अलग है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, और इनडिफरेंट के साथ टू आता है। इसी तरह अडेयर के साथ टू आता है और अबाइड के साथ बाय आता है। इसी तरह कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आता है और कॉन्फिडेंस के साथ इन आता है। इसी तरह डिपेंडेंट के साथ, रिवाइज करा रहा हूं, डिपेंडेंट के साथ ऑन आता है और इंडिपेंडेंट के साथ ऑफ आता है। याद रखिए ये वेरिएशन इन्हीं में से पेपर छपा हुआ मिलेगा आपको। उसके बाद डिजायर और एम्बिशन, डिजायर और एम्बिशन के साथ फोर आता है, और डिजायरस, डिजायरस और एम्बिशियस, एम्बिशियस इसके साथ ऑफ आता है। तो ये 10 प्रपोजिशन तो मैंने यही करा दी। एंड सुपीरियर देन टू आएगा भैया। इंग्लिश में एक बात ध्यान से जान लीजिएगा, ये IOR वाले वर्ड सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंफीरियर, सुपीरियर, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, एक दो और जोड़ लीजिए, प्रेफर, ठीक है, प्रेफर, प्रेफरेबल, एक ना एल्डर है, एल्डर भैया, इनके साथ ना हमेशा टू आएगा और देन लिख के देगा आपको, जैसे यहां लिख के दिया। और जैसे एल्डर के साथ तो टू आता है, और अंग्रेजी में एक वर्ड होता है ओल्डर, ओल्डर के साथ देन आता है। तो अपने कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करके रखिए। तो सुपीरियर देन नहीं, सुपीरियर टू आएगा। डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा, इनडिफरेंट के साथ टू आएगा, और सुपीरियर के साथ देन नहीं आएगा, सुपीरियर के साथ
टू आएगा, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैक्सिमम लेवल पे रिवाइज करते जाना है। आई कोट अ वाइट कैट, देखिए आई कोट पार्ट ऑफ स्पीच को समझिए, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने किसको पकड़ा, एक बिल्ली को, ठीक है। देखिए यदि किसी नाउन के बाद यदि आपको ऐसे V1 प्लस ING आ जाए तो ये इसका एडजेक्टिव होता है, और एक्टिव एडजेक्टिव वैसे होता है, एक्टिव मतलब यदि ING आ रही है उसे एक्टिव बोलते हैं, क्योंकि कैट खुद रसलिंग कर रही है बीनीथ माई रूम। देखिए ये आपका कमरा है, कमरे के नीचे थोड़ी, कमरे के फर्श के नीचे थोड़ी, बीनीथ का मतलब नीचे की तरफ होता है, बीनीथ का मतलब होता है देखिए बीनीथ का मतलब होता है ये सरफेस है ना, इसके नीचे, जैसे अभी मैं छत के नीचे खड़ा हूं, ठीक है, आई एम सिटिंग या आई एम वॉकिंग अंडर द रूफ, बीनीथ द रूफ, ये ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वैसे बीनीथ नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, इन आएगा, है ना, क्योंकि बीनीथ का कोई मतलब है नहीं, इन माई रूम हो सकता है। चलिए अच्छी बात है, जुड़े हुए सुबह सुबह मोना, कोमल, वेरी गुड। ये कुछ क्वेश्चन क्लास में भी हो गए थे, लेकिन अब इससे आगे आ जाएंगे। किड्स लर्न अ लोट बाय देयर स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंग्लिश में एक होता है अ लोट ऑफ, या तो ऐसे लिखना है या लोट्स ऑफ लिखना है, लेकिन भैया एक बात समझनी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं है कि लोट दिखे जैसे या लोट दिखा तो ऑफ कर दिया आपने ना, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करिए साथ साथ, ऐसे नहीं करना है। देखिए अ लोट ऑफ ये मात्रा को दर्शाता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स की मात्रा को दर्शा रहा है। अ लॉट इंग्लिश में अकेला भी आ सकता है, इतना भी, ऐसे में ये एडवर्ब होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा किड्स लर्न अ लॉट, देखिए किड्स आपका प्लूरल नाउन है और लर्न आपकी प्लूरल वर्ब है, और बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। फिर देखिए देयर स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क, कहां से सीखा, उनकी स्कूल एक्टिविटीज से और होमवर्क से। तो भैया ध्यान से समझिए, ये कहोगे अ लॉट ऑफ देयर स्कूल एक्टिविटीज, नहीं, कोई मतलब नहीं है, बहुत सारी स्कूल एक्टिविटीज, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो यहां पर आप समझिए कि ये बाय नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाय डूअर के लिए आता है। तो आप ये कह सकते हैं किड्स लर्न अ लॉट, आप ये कह सकते हैं थ्रो देयर स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क, आप ये भी कह सकते हैं, फ्रॉम भी कह सकते हैं। इनिशियल पॉइंट, उनकी लर्निंग का इनिशियल पॉइंट क्या है, उनकी स्कूल एक्टिविटीज और होमवर्क। तो किड्स लर्न अ लॉट थ्रो देयर स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क, ये भी सही है, और अ लॉट फ्रॉम देयर स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क, ये भी सेंस बनाता है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि अ लॉट ऑफ आंख बंद करके नहीं करना है। देखिए भैया प्रेपोजिशन में यदि आप आंख बंद करके चलेंगे कि एक साइड की चीज देखेंगे आप, या एक छोटा सा टुकड़ा देखेंगे और उत्तर बता के निकल जाएंगे, तो गलतियां आपसे हो सकती हैं, ठीक है। आंसर जो कमेंट हो जाए उसे डिलीट करने पर फोकस मत किया करो हरितिमा बेटा। चलिए अब यहां से आगे देखते हैं, इट वॉज बाय अ चांस। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मुझसे कुछ काम गलती से हो जाए तो बाय मिस्टेक हो गया, बाय चांस का मतलब होता है अचानक से होना, ठीक है। तो याद रखिए ये फ्रेज होते हैं, ठीक है, और ये ऐसे ही होते हैं, इनके बीच में आर्टिकल वगैरह ऐड नहीं होगा। तो इट वॉज बाय चांस होगा, इट वॉज बाय चांस हैज सो अ मूवी इन अ थिएटर, ठीक है। ये ना कोई बंदे का नाम आना था भाई यहाँ पे, ठीक है, किसी बंदे का नाम आना था, कोई गलती से टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, यहां पर कोई नाम आना था, ठीक है, जैसे मान लो अमन ही लिख लो, ठीक है। इट वॉज बाय चांस अमन सो अ मूवी इन अ थिएटर, ठीक है, वो हैज सो नहीं है ना, हैज सो नहीं है वो, तो बाय चांस आएगा, बाय चांस, बाय मिस्टेक, ठीक है। ये आपके कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनको आपको एज इट इज याद करना है। तो अब इसने कहा किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसके ना ऑप्शन बनाने के तरीके हर बार बदल रहे हैं,
तो इसलिए मैं कहता हूं कि पेपर में सिली मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, क्योंकि हम लोग है ना ध्यान नहीं देते हैं कि कई बार क्या होता है, जैसे इधर बी पार्ट में एरर है तो ये वाला बी लगा देते हैं हम। नहीं बेटा, फिर तो नॉलेज होने के बाद भी आपकी चीजें गलत हो जाएंगी। 8 years ago शी फाउंडेड ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 8 years ago, जब वाक्य के शुरू में ही ऐसे कोई टाइम लिखा हो ना और वो पास्ट का टाइम हो, तो ये टेंस का क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि 8 years ago बिफोर नाउ का टाइम और बिफोर नाउ के साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है, और ये बिल्कुल सही है। इसमें ना एक वर्ब है फाइंड, फाइंड होता है पाना, फाउंड और फाउंड। फाइंड होता है पाना, फाइंड, फाउंड, फाउंड, और एक होता है फाउंड स्थापना करना। ठीक है, फाउंड, फाउंडेड और फाउंडेड, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां तो मीनिंग तो स्थापना करने की हो रही है, और ये ना भाई संस्था का नाम है, संस्था का। शी फाउंडेड ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे। यदि आप सोचो कि यार ये क्या आ गया ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे, तो ये संस्था का नाम है। इंस्पायर्ड ऑफ द सिंगल आइडिया वी ऑल वॉन्ट टू बी हर्ड, जो हम सब सुनना चाहते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये इंस्पायर्ड यहां पे क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे जो है ये नाउन है, और इसके बाद ये थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, पैसिव एडजेक्टिव होता है, तो इसके साथ डूअर की बात आप कर सकते हैं, बाय द सिंगल आइडिया। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द सिंगल आइडिया, ये आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इंस्पायर्ड ऑफ नहीं, ऑफ तो का के की के संदर्भ में यूज होता है, पोजीशन के केस में यूज होता है। इंस्पायर्ड ऑफ द सिंगल आइडिया नहीं, इंस्पायर्ड बाय द सिंगल आइडिया, ये सिंपल सी बात है। लेकिन ये एडजेक्टिव क्यों हुआ, ये एमटीएस का क्वेश्चन है। इंग्लिश में यदि मुझसे कोई पूछे कि सबसे टफ श्रेणी की चीजें कौन सी हैं, तो मैं जवाब ये दूंगा कि जब V1 प्लस ING प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का यूज करे, और जब V3 प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का यूज करे, वो इंग्लिश की टॉप मोस्ट जो 10-15 चीजें हैं टिपिकल, उनमें से एक है, और उससे क्वेश्चन आ रहा है आपका एमटीएस में। ठीक है, ये ना एसएससी वाले ना इतने फद्दू हैं, ये सीजीएल में इतना अच्छा लेवल नहीं देते, ये एमटीएस में अच्छा लेवल देते हैं, ताकि मतलब ना इनको कोई आईक्यू नहीं है इनका एसएससी वालों का। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो 10वीं बेस बच्चा है जिसको एमटीएस की नौकरी लगनी है, उसको तो ये ऐसे क्वेश्चन देते हैं, और जो बच्चा ग्रेजुएशन बेस है उसको ये कैसे क्वेश्चन देते हैं आगे अभी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए फिर एमटीएस का क्वेश्चन है, लैंड मैनेजमेंट चॉइसेस ऑल्सो अफेक्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड ऑन ट्रीज। चलिए ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि सब्जेक्ट कौन है, तो लैंड नहीं है, लैंड मैनेजमेंट भी नहीं है, लैंड मैनेजमेंट चॉइसेस है। ऑल्सो होती है वीक एडवर्ब, कहीं भी आ सकती है। ये अफेक्ट, ए वाला अफेक्ट होता है वर्ब, और ई वाला इफेक्ट होता है नाउन। ठीक है, ये आपको याद रखनी है चीज, ये काम आती है आगे। अब ये मेन वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट ये चॉइसेस है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये प्लूरल वर्ब है। द अमाउंट ऑफ कार्बन, देखिए द अमाउंट ऑफ कार्बन, ये द अमाउंट ऑफ किसी चीज की मात्रा को दर्शाता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन तो सही तो है, ठीक है, और कार्बन स्टोर्ड ये फिर एडजेक्टिव हो गया। ये इस नाउन का जो द अमाउंट ऑफ कार्बन, कौन सा अमाउंट ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं हम, जो स्टोर्ड ऑन ट्रीज है। ऑन ट्रीज नहीं होता बेटा, स्टोर्ड इन ट्रीज होता है। क्या होता है, इन ट्रीज। ऑन तो जो है ना वो सरफेस की प्रेपोजिशन है, सरफेस की। और वो कह रहा है कि जो लैंड मैनेजमेंट चॉइसेस है ना वो अफेक्ट करती है द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन ट्रीज, पेड़ पौधों के अंदर जो चीज है। ठीक है ना, तो यहां पर इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। राजकुमार कह रहा है एमटीएस में ज्यादा भीड़ रहती है ना, भाई भीड़ की बात नहीं है। ठीक है, भीड़, पेपर का जो लेवल है ना वो इस हिसाब से सेट होना चाहिए। एमटीएस और जीडी जो आप 10वीं बेस के एग्जाम ले रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि हम उन्हीं बच्चों के लिए पेपर बनाएंगे जो 10th बेस के हैं, जिनकी आगे की हायर क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छे से नहीं हुई है। इसका मतलब ये होता है, फिर इससे अच्छा तो आप एलिजिबिलिटी ही बढ़ा दो, यदि आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट कम ही करने हैं तो। सीजीएल में भी नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है,
लेकिन वहां पर पेपर इतना बकवास बनाया जाता है, इतना हलवा पेपर बनाया जाता है जिसकी कोई लिमिट है नहीं। एट नाइट, देखिए ये बड़ा अच्छी चीज है, एट नाइट ही होता है भाई। और छोटी सी चीज में डिफरेंस होता है इंग्लिश में, इन द नाइट होता है। और एक बात ध्यान से सुनना, जब इन द नाइट लिख रहा होगा तो किसी एक रात की बात कर रहा होगा, कि जैसे वो रात जिसमें घटना हुई, वो रात जिसमें चोरी हुई। और एट नाइट जब बात कर रहा होगा तो सभी रात के बारे में कोई स्टेटमेंट जरूर होगी, ठीक है। तो देखिए, एट नाइट लाइंग स्लीपलेस ही कंसीडर्ड सेंडिंग मैसेंजर्स बिसाइड्स द कंट्री सीक्रेटली इन सर्च ऑफ हिज फ्रेंड। अच्छा क्वेश्चन है फिर से, देखिए, एट नाइट लाइंग स्लीपलेस ही कंसीडर्ड सेंडिंग मैसेंजर्स बिसाइड्स द कंट्री। देखिए, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है प्लस का निशान, इन एडिशन टू, मतलब पहले कोई बात बोल रहा है उसमें कुछ जोड़ना हो तब आप बिसाइड्स लिखते हैं। और बिसाइड का मतलब होता है बगल में, जैसे आप दो लोग एक बेंच पे साथ में बैठते हैं तो उससे बोलते हैं बिसाइड, बगल में, ठीक है। आप लोग ना आंसर तो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। एट नाइट लाइंग स्लीपलेस ही कंसीडर्ड सेंडिंग मैसेंजर डैश द कंट्री सीक्रेटली इन सर्च ऑफ हिज फ्रेंड। बिसाइड्स नहीं आएगा, यहां पर आएगा अक्रॉस द कंट्री। क्या आएगा? अक्रॉस द कंट्री। होता क्या है बेटा, देखिए, जब किसी बड़े क्षेत्र पे कुछ होता है ना, जैसे मतलब पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं तो अक्रॉस द कंट्री लिखना पड़ेगा। जब पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में हिंसा फैली हुई है तो अक्रॉस द स्टेट लिखना पड़ेगा। जब आप उसको पूरे देश में कहीं भेज रहे हैं, हाँ ठीक है, एक बच्ची ने आउटसाइड द कंट्री लिखा, सेंस बनाता है, आउटसाइड द कंट्री भी बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर यदि इंप्रूवमेंट का ऑप्शन होता तो आपको आउटसाइड ना मिलके आपको अक्रॉस द कंट्री मिलता। और ये ना बड़ा अच्छा है, एक इन सर्च ऑफ आया हुआ है, इन सर्च ऑफ, ये सही है। और सर्च के साथ क्या आएगा? फॉर आएगा, अकेले सर्च के साथ फॉर, और इन सर्च ऑफ कंबाइन होता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सेंडिंग मैसेंजर्स बिसाइड्स द कंट्री, ये आंसर हो जाएगा आपका। फार फार एट द टॉप ऑफ देम अ शोवर ऑफ ब्राइट रेड स्पार्क्स हैड फ्लेयर्ड अमंग द स्टार्स। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट, इसका आंसर कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फार फार एट द टॉप ऑफ देम अ शोवर ऑफ ब्राइट रेड स्पार्क्स हैड फ्लेयर्ड अमंग द स्टार्स। मोना कुमारी, इसका आंसर किया फोर। एक मिनट भाई, थोड़ा पानी पी लूं, तब तक इसका आंसर कमेंट करो। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, फार फार एट द टॉप ऑफ देम। एट द टॉप ऑफ समथिंग ठीक होता है, एट द टॉप ऑफ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ शोवर ऑफ ब्राइट रेड स्पार्क्स हैड फ्लेयर्ड अमंग द स्टार्स, ठीक है। स्टार्स के दरमियान कोई चीज है, स्टार्स के बीच कोई चीज है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। फार फार एट द टॉप ऑफ देम अ शोवर ऑफ ब्राइट रेड स्पार्क्स हैड फ्लेयर्ड अमंग द स्टार्स। प्रपोजिशन की तो कोई गलती है नहीं भाई, तीनों सही है। अ शोवर ऑफ ब्राइट रेड स्पार्क्स, ये भी ठीक है। हैड फ्लेयर्ड
ये भी ठीक ही है। क्या गलती है इसमें? फार फार एट द टॉप ऑफ देम, किसके टॉप पे? देम किसको, क्या कहना चाह रहा है ये? अ शोवर ऑफ ब्राइट रेड स्पार्क्स हैड फ्लेयर्ड अमंग द स्टार्स। देखो ये भी सही होता है, फार फार एट द टॉप ऑफ भी सही होता है। अब देम यहां किसके लिए आया है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। अ शोवर ऑफ ब्राइट रेड स्पार्क्स, ये भी ठीक है। हेड फ्लेयर्ड अमंग द स्टार्स, ये भी ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत लग तो नहीं रही है। अब वैसे पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है डायरेक्ट, लेकिन जब कोई टाइम ना दिया हुआ तो हमें अपनी तरफ से कोई छेड़खानी करने की जरूरत होती नहीं है। देखिए वैसे तो ये देम ही थोड़ा अटपटा लग रहा है, इस देम में ही कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। ए में मिस्टेक है सर, टॉप ऑफ हिट। मुस्कान कह रही है टॉप ऑफ हिट। ऐसा क्यों भाई, इट क्यों लिखा आपने? अजीब तो ये लग रहा है। ठीक है, फार फार एट द टॉप ऑफ इट, अ शोवर ऑफ ब्राइट, लेकिन अब ठीक है ना, ईट आप किसी चीज के टॉप पे बात कर रहे हैं, फार फार एट द टॉप ऑफ देम। हाँ यार थोड़ा ना, मतलब टॉप ऑफ देम किसी चीज के ऊपर, तो मतलब बंदों के ऊपर थोड़ी होगा। सही बात है, अजीबो गरीब सी स्थिति है, तो यही आंसर होगा आपका, है ना? ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन आ गया बीच में, चलो कोई बात नहीं। द NCGG has been set up to assist in bring about government reforms through studies। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक होता है सेट, सेट के तीनों फॉर्म होते हैं, सेट सेट और सेट। एक ना सेट अप होता है, सेटअप होता है स्थापित करना किसी चीज को। द NCGG हैज बीन सेटअप टू असिस्ट, ये V1 है, 2+V1 बिल्कुल सही होता है ये। ठीक है। तो द NCGG हैज बीन सेटअप टू असिस्ट इन, अब असिस्ट के साथ इन आ गया, ये ब्रिंग आ गया, तो ब्रिंग नहीं ब्रिंगिंग, क्योंकि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड के रूप में वर्ब आती है, सिर्फ टू को छोड़ के। ठीक है, ये SAT मत लिख स्वीट गर्ल भाई, SET लिख। और इस सेट का मतलब क्या होता है? द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये वो वाला सेट है ना? ध्यान रखना, सेटअप अलग चीज है और सेट्स अलग चीज है। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा भैया आपका बी, तो ब्रिंगिंग में चेंज हो जाएगा। अब देखो क्या किया निकम्मे ने, कि ये इन की वजह से ब्रिंगिंग हो रहा है, तो इन अलग पार्ट में दिया और ये अलग पार्ट में दिया। ठीक है ना, एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अबाउट गवर्नेंस रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स होते हैं सुधार। थ्रो स्टडीज, देखो थ्रो स्टडीज नाम का भी एक ग्रुप होता है। ठीक है, ये भी आपको समझना है। चलिए, when you are chatting on the phone, do it in the living room instead of the kitchen। ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि इंस्टीड के साथ हो पाता है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन देखिए पता है क्या किया, आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। इंस्टीड, देखिए एक होता है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, एक होता है इन स्पाइट ऑफ। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, और इन स्पाइट ऑफ मिलके बनाता है डेस्पाइट, मीनिंग सेम है, तो इसके साथ ऑफ नहीं आता। लेकिन बच्चों इन दोनों की अक्सर लड़ाई आती है, इन दोनों की, इंस्टीड ऑफ वर्सेस इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब है प्लस का निशान, के बावजूद कि ये हुआ, मैंने तुम्हें डांटा उसके बावजूद तुम नहीं पढ़े। ठीक है, मैंने तुम्हें डांटा भी उसके बावजूद भी तुम नहीं पढ़े। और इंस्टीड ऑफ होता है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब के बजाय। वो कह रहा है व्हेन यू आर चैटिंग ऑन द फोन। कई बच्चे यहीं पर गलती कर देते, यहां से सीखना है कि जब हम चैटिंग करते हैं फोन पे, तो हमें यह बोलना होता है यू आर चैटिंग ऑन द फोन, डू इट इन द लिविंग रूम। इसे लिविंग रूम में कीजिए इंस्टेड ऑफ किचन, किचन की बजाय, मतलब किचन से रूम को रिप्लेस कर लीजिए। उस संदर्भ में इंस्टेड ऑफ आया है, और ओ डबल एफ नहीं होता। अंग्रेजी में ओ डबल एफ जो होता है, यह सेपरेशन की प्रपोजिशन होती है, सेपरेशन की, अलग करने की। तो इंस्टेड ऑफ, ये आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए
राम ran back to the window to see the bars dangling few feet before the ground. देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है. राम ran back to the window. राम वापस दौड़ के आया टू द विंडो टू सी. टू के बाद V1 है, ये इस V1 का ऑब्जेक्ट है. टू सी द बार्स डेंगलिंग फ्यू फीट्स डैश द ग्राउंड. आंसर बताइए इसका. वेरी गुड सोनिका शोरन, बिल्कुल बहुत बढ़िया. डेंगलिंग फ्यू फीट अबव द ग्राउंड. देखिए राम दौड़ते हुए वापस आए विंडो पे टू सी द बार्स. जो बार्स है वो डेंगलिंग कर रहे हैं फ्यू फीट ग्राउंड के. बिफोर का मतलब क्या हुआ? अरे बिफोर तो टाइम के संदर्भ का वर्ड है जो पहले को डिनोट करता है. और यदि ग्राउंड एक सरफेस है तो सरफेस के ऊपर डेंगलिंग हो रही होगी. ठीक है, ऊपर. तो यहां पर अबव ओवर जैसी चीजें आप लिखना तो भी शोभा देता है. तो अबव द ग्राउंड इस संदर्भ के लिए आप ये यूज करेंगे. थोड़ा सा आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये, और कुछ भी नहीं है इसमें. आगे बढ़िए. ऑल ऑफ द फार्मर्स, ये वन बेवजह आ गया है. वन मतलब फर्स्ट पार्ट बोल रहा है इसको. ऑल ऑफ द फार्मर्स इंटरव्यूड, ऑल ऑफ द फार्मर्स इंटरव्यूड शेयर थ्री थिंग्स ऑन कॉमन. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. यदि पार्ट ऑफ स्पीच पहचानेंगे तो बड़ा अजीबो गरीब सी स्थिति हो जाएगी. ऑल ऑफ द फार्मर्स इंटरव्यूड, आपको लगेगा ये सब्जेक्ट है, वर्ब है. वर्ब है ये भैया. ऑल ऑफ द फार्मर्स शेयर्ड थ्री थिंग्स इन कॉमन. इन कॉमन मतलब इन जनरल, ये फ्रेज है इन कॉमन. और ये इंटरव्यूड क्या है? ये एडजेक्टिव है. वो कह रहा है वो सारे फार्मर्स जिनको इंटरव्यू किया गया है, ये इसके बारे में जानकारी बता रहा है. ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, ये तांडव है. ठीक है. ऑल ऑफ द फार्मर्स इंटरव्यूड, वो सारे फार्मर जो इंटरव्यू किए गए हैं. शेयर्ड, उन्होंने शेयर किया है. थ्री थिंग्स इन कॉमन, तीन चीजें सामान्यतः. तो इन कॉमन आएगा, लेकिन ये भी समझना है कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और इसकी वर्ब ये वाली है भैया. तो ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है. फ्रेमिंग बहुत अच्छी की गई है. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थिंग्स इन कॉमन. ये इसका आंसर होगा. ये वाली चीज समझनी बड़ी जरूरी है बीच में. ये नहीं समझेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी. डू नॉट बी पुट ऑफ बाय द मैथमेटिकल इक्वेशन बिकॉज दिस इज नॉट रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड. डू नॉट बी पुट ऑफ, ये पुट ऑफ तो कुछ होता ही नहीं है. पुट ऑफ तो कुछ होता ही नहीं है. डू नॉट बी पुट, देखिए पुट ऑन होता है पहनने के लिए, पहनना. पुट ऑफ होता है ओ डबल एफ. ये कपड़े पहनने के लिए आता है, ये कपड़े उतारने के लिए आता है. लेकिन हां ये पुट ऑफ है ना, पोस्टपोन करने के लिए भी आता है. पोस्टपोन, पोस्टपोन करना. ठीक है. फिर एक पुट इन होता है, प्रयास डालना किसी चीज में, प्रयास डालना. एक पुटअप होता है, इसका मतलब होता है अंकित करना, मेंशन करना किसी चीज को, अंकित करना. एक पुट आउट भी होता है. पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश, बुझाना या एक्सटिंग्विश. ये आपका पुट आउट होता है. तो अब यहां पर क्या आ सकता है? डोंट बी पुट ऑफ, मतलब भाई पोस्टपोन मत करो मैथमेटिकल इक्वेशंस के बेस पे. ठीक है. बिकॉज दिस इज नॉट, बाय भी काट सकते हैं. डू नॉट बी पुट ऑफ. यार ये तो ना पूरा ही सिस्टम ही गलत है. पता है क्यों? क्योंकि यदि तुम ऐसे लिखोगे ना, ये पूरा ही सिस्टम गलत है. ये पूरा ही चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि डू नॉट बी पुट, अब यार बी आया है तो बी के बाद पुट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, तो ये तो थर्ड फॉर्म माना जाएगा. और ये पैसिव हो गया, और पैसिव की पहली वर्ब डू हो ही नहीं सकती. ये तो पूरा ही सांग भांगी गलत है. ये तो पूरा ही चेंज करना पड़ेगा. ठीक है ना, पूरा ही चेंज करना पड़ेगा. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. देखना एमटीएस में ऐसे ऐसे पूछ रहा है ना दिमाग. देखिए ये बी का फॉर्म है, ये पुट. V1 तो हो नहीं सकता बी के बाद, या तो आईएनजी होता है या थर्ड फॉर्म. तो ये थर्ड मानना पड़ेगा. ये तो पैसिव हो गया, और ये पैसिव हो गया. तो डू कभी पैसिव में आता नहीं है. तो ये तो कहानी ही पलट गई पूरी. तो पूरा ही रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा.
अब यदि इंप्रूवमेंट दिया होता तो उस हिसाब से कर लेते। अभी हमें सिर्फ गलती ढूंढनी है, तो गलती हमें यहां पर ये मिल गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार जरा अटेंडेंस तो लगाना, कौन 30-35 लोग हैं अभागे जो सुबह सुबह उठ के मेरी क्लास देखने आ गए। ठीक है, और जो राक्षस सो रहे हैं उनका क्या करें। ठीक है, एक बार अटेंडेंस लगाना। मुस्कान हो गई, हरितिमा हो गई, मोना कुमारी हो गई, मीनाक्षी सगवाल हो गई। यू कैन फाइंड दीज बुक्स इनटू द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ इट्स शेल्फ। चलिए बताइए, इसका भी आंसर बताइए, आंसर भी कमेंट कीजिए, साथ में अटेंडेंस भी लगा लीजिए। राजकुमार जी, बाबा, सुंदर चौहान, बहुत बढ़िया। आंसर बताइए इसका। हाँ सोनिका, तुम तो हो देख लिया मैंने। मीना राय, सुरभि वर्मा, करिए इसका आंसर बताइए फटाफट। राम भवन, बेरोजगार एस्पिरेंट, राजा बाबू। ठीक है, चलिए आंसर नहीं दिया किसी ने इसका। यू कैन फाइंड दीज बुक्स, तुम इन बुक को पा सकते हो इनटू। इनटू यार मूवमेंट की प्रेपोजिशन होती है। कोई दिमाग खराब होगा किसी का वही लिखेगा। ठीक है, कॉर्नर ऑफ द टिट्स इटसेल्फ, इन द कॉर्नर, इन द एक्सट्रीम कॉर्नर, इन आएगा यहां पर, इनटू नहीं आएगा। देखिए इनटू का जो प्रयोग है ना, वो जब किसी बाउंड्री के अंदर प्रवेश कर रहे हो, जैसे कम इनटू द क्लासरूम, ये ठीक है। लेकिन याद रखना, एंटर का मतलब यदि किसी बाउंड्री के अंदर प्रवेश करना है तो इनटू नहीं आएगा इसके साथ। और एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग। टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग, इसका मतलब ये होता है टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग। ठीक है जी, तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ा तूफान जैसी कोई बात है नहीं भाई। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए। वैसे जो भी मुझसे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते हैं, या जो मुझसे प्रैक्टिस की चीजें या कुछ यूनिक चीजें चाहे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, आप उन चीजों का रिवीजन चाहते हैं, तो आप इस चैनल पे बने रहिए। मैं आपको एक बात बिल्कुल तसल्ली से कह रहा हूं, मैं अपनी पूरी ताकत के साथ इस चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस लेने वाला हूं, बहुत तसल्ली से लेने वाला हूं, और बहुत बढ़िया तरीके से खतरनाक चीजों की क्लास लेने वाला हूं। बात ये आती है कि थोड़ी सी मेरी ऑनलाइन की रेगुलरिटी में दिक्कत हमेशा इसलिए आती है क्योंकि भाई मैं ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूं बहुत अच्छे लेवल पे, और ऑफलाइन कोचिंग में मेरे इतने शेड्यूल्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है, इस वजह से थोड़ी सी हमारे साथ ऑनलाइन की दिक्कत हो जाती है। बट अब हमने ये थोड़ा सा प्लान किया है कि हम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे ऑनलाइन के लिए दिन में अलग करेंगे, चाहे ऑफलाइन, चाहे हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़े, लेकिन हम करेंगे ऑनलाइन के लिए भी बहुत अच्छे से और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में। इस वीक में मैं किसी भी टाइम क्लास ले सकता हूं, किसी भी टाइम क्लास ले सकता हूं, क्योंकि मैं ना डिफरेंट टाइमिंग्स पे क्लास लेके अपनी सहजता देख रहा हूं कि भाई किस टाइम क्या कर सकता हूं मैं, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑफ दिस साइंस प्रोजेक्ट, कोई बात ही नहीं है, ऑफ तो आने से रहा। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ये भी समझिए। यदि इज एम आर गोइंग +2 + V1, यदि ऐसा लिखा हो ना, तो इसका मतलब हमेशा विल शेल होता है, याद रखना। विल शेल करना नहीं है उसको, विल शेल में चेंज। लेकिन पढ़ सकते हो आप उसको वही, आई विल नॉट हेल्प यू विद दिस प्रोजेक्ट। देखिए प्रोजेक्ट है तो आप विद लिख सकते हैं, इन मत लिखना, ठीक है, किसी चीज के अंदर नहीं घुस रहे आप। तो
आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू विद दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, राम भुवन कह रहा आई कैन अंडरस्टैंड इट सर। चलिए, अच्छी बात है। तो ये मतलब यहां पर गलती है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू प्लीज हेल्प मी टू दिस प्रोजेक्ट। ये डू होना चाहिए, टू डू दिस प्रोजेक्ट। देखिए, कैन यू हेल्प मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू डू दिस प्रोजेक्ट। टू डू ठीक तो होना चाहिए। क्या है ये? कैन यू हेल्प मी, नहीं ये ना, ये दो बार टू गलती से आ गया। देखो टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है ना, क्योंकि यहां तो कुछ हो रहा ही नहीं। कैन यू हेल्प मी टू दिस प्रोजेक्ट, नहीं, अब इन आएगा। कैन यू हेल्प मी, विद भी लिख सकते हो, कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इन नहीं आएगा, इन तो एक जनरल सेंस की प्रपोजिशन है। ठीक है, सुबह सिंह मॉर्निंग टाइम में सीईटी क्लासेस शुरू करवा दो। भाई मॉर्निंग टाइम में ऑफलाइन की क्लास तो चली रही है, और रही बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन भाई शाम को 2 से 8 चलता है। यदि आप लाइव ना देख पाओ तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। ठीक है, चलिए अर्ली, ड्यूरिंग, देखिए ड्यूरिंग ड्यूरेशन की प्रपोजिशन है, और ये दिसंबर महीना ड्यूरेशन को शो करता है। अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर 2021 लाल वॉज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू द लोकपाल। देखिए सेलेक्ट, इलेक्ट, अपॉइंट, नॉमिनेट, मेक, इनके बाद एज नहीं आता यार। ठीक है, लाल वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी टू द लोकपाल, सीधा आएगा। ये सेलेक्ट, इलेक्ट, अपॉइंट, नॉमिनेट, मेक के साथ एज नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें एज की ही फीलिंग आती है। सोनिका, इन दिसंबर नहीं आएगा बेटा। इन की सिनोनिम प्रेपोजिशन होती है ड्यूरिंग। जहां इन आ सकता है वहां ड्यूरिंग आ सकता है, और इन्हीं की सिनोनिम प्रेपोजिशन होती है विद इन। तो जहां पर इन आ सकता है वहां विद इन भी आ सकता है, और जहां पर विद इन आ सकता है वहां ड्यूरिंग भी आ सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, इनको आपस में रिप्लेस नहीं करना है, बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करना है। ये तीनों प्रेपोजिशन एक जैसा बिहेव करती हैं। ठीक है, तो अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर 2021 लाल वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी टू द लोकपाल। नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो वट यू कैन डू टूडे। यू कैन डू टूडे अंटिल टुमारो वट, ये क्या हो गया? नेवर पुट ऑफ। ये तो ना, ये तो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं जो नीचे होने चाहिए थे। वाक्य यही है, नेवर, ये वाला पुट ऑफ कुछ होता ही नहीं है, गलती मिल गई, इस पार्ट में एरर है। ठीक है, शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल टू मेक ऑफ मशीनिंग कैन बी प्रिंटेड। देखिए वो ये कह रहा है शेप्स जो इम्पॉसिबल है टू मेक ऑफ मशीनिंग। यार ऑफ नहीं होता, आपको पता है कि मेक ऑफ कब लिखते हैं? जब एक चीज से दूसरी चीज बन जाए और दूसरी से पहली वापस बन जाए। और मेक फ्रॉम कब लिखते हैं? मेक फ्रॉम जब इस एक से ये तो बन जाए लेकिन इस एक से ये ना बने। और एक ना मेक इनटू भी लिखते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें इस एक से ये पीछे वाली बन जाएगी लेकिन ये नहीं बनेगी। ठीक है, फ्रॉम होता है स्टार्टिंग का, तो यहां से स्टार्टिंग हुई, ये बन गई, तो मेक फ्रॉम होता है। लेकिन यदि इससे ये बन जाए, जैसे मैंने कहा ग्रेप्स आर मेड डैश वाइन, तो अब आप देखिए अंगूर से शराब बनी, शराब से अंगूर नहीं बन सकते वापस, तो इधर से इधर बनी। तो ये अब यदि मैं इसी को ऐसे लिखता, वाइन इज मेड डैश ग्रेप्स, मान लो मैं ऐसे बोलता, तो भाई अंगूर इनिशियल पॉइंट है तो फ्रॉम आएगा, और यदि फाइनल प्रोडक्ट लिख रहे हो तो इनटू आएगा। तो मेक बाय मशीनिंग हो सकता है यार। ठीक है, कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि प्रोसेस की बात हो रही है, तो ऑफ आने का तो मतलब नहीं है। शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल टू मेक बाय मशीनिंग कैन बी प्रिंटेड, तो बाय मशीनिंग होगा भाई। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। When I have arrived at theater, the show had already started. आंसर बताएंगे इसका, कोई भी बच्चा आंसर बताए, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है।
इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वेन आई हैव अराइव्ड एट द थिएटर द शो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। आंसर बताइए इसका। बी, वेन आई हैव अराइव्ड। हाँ जी, ये टेंस का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अराइव के साथ एट तो ठीक होती है, अराइव, ये हैव नहीं आएगा यहाँ। व्हेन आई अराइव्ड एट द थिएटर, अराइव जब आप किसी छोटी जगह पे करते हैं तो एट ही लगती है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है इधर, तो इधर पास्ट इंडेफिनिट आएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट का कोई कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा। प्रदीप कुमार भिवानी से राम राम भाई। डेस्पाइट ऑफ, देखिए इन स्पाइट ऑफ होता है, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इनोवेशन के साथ न्यू वर्ड नहीं जुड़ता, ठीक है, क्योंकि इनोवेशन होता है नई चीज। डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड पावरफुल एनालिटिकल टूल्स नथिंग इज हैपनिंग, कुछ नहीं हो रहा है। किसके बावजूद? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और पावरफुल एनालिटिक टूल्स के बावजूद। ठीक है, तो भैया देखिए प्रेपोजिशन की मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने एक 150 क्वेश्चन की शीट दी थी, उसी में से ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक ना, अब मैं प्रैक्टिस में नया चैप्टर शुरू करूंगा, लेकिन अब मैं एक रिकॉर्डेड सेशन डालूंगा आपको। प्रेपोजिशन, देखिए प्रेपोजिशन में ना बहुत पढ़ा दिया मैंने, बहुत काम करा दिया, लेकिन प्रेपोजिशन के कुछ बिल्कुल मतलब अलग ही दुनिया के क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए थे या पेपर में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन की एक क्लास मैं इस वीक के अंत तक, इस वीक के अंत तक प्रैक्टिस की रिकॉर्डेड डालूंगा। रिकॉर्डेड मतलब वो क्लास रिकॉर्डेड में इसलिए डालूंगा क्योंकि वो आप सबको देखनी जरूरी है। उसमें मैं सारे ऐसे क्वेश्चन लूंगा जो आपको नहीं आते हैं। भाई ये प्रेपोजिशन की 7वीं क्लास है या 6ठी क्लास है शायद प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस में 6-7 क्लास बहुत होती है और इतनी प्रैक्टिस आपके लिए काफी है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, सुबह का एक्सपीरियंस एनर्जी के हिसाब से तो मेरा अच्छा रहा है कि एनर्जी काफी पॉजिटिव रहती है, आप सुबह सुबह उठ के आते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से तो अच्छा है। ठीक है, बाकी टेस्टिंग ट्रायल कर रहे हैं टाइमिंग की, उसके बाद फिर पूरी ताकत के साथ सेटअप करके आएंगे। ठीक है, 1-2 डिफरेंट टाइमिंग में और क्लास लेके देखेंगे ताकि एक बार ना क्लास अच्छे से सेटल डाउन कर लें कि किस टाइम लेनी है। ठीक है जी, चलिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे जल्दी ही।